इनको फैक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, के बारे में एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं अभी तस्लीम जी एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए ना राकेश जी, एक मिनट रुकिए। मैं फिर आपसे कह रही हूं तस्लीम जी, दिल्ली की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिफ खान को दोषी करार दिया, इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी करार दिया। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी खत्म हो गया? आप फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आतंकी नहीं? सुपीरियर कोर्ट में वो नहीं गया? नहीं, एक कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके ऊपर और कोर्ट मौजूद है। अभी तक वो ट्रायल के दर्जे में है, सारे केसेस ट्रायल के दर्जे में, लोअर कोर्ट में कोई हाई कोर्ट में। तो आप देखिए, बट मैं फिर कह रहा हूं, मैं तौकीर रजा साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब अवैसी साहब की जरूरत खत्म हो गई है बीजेपी को, और अब तौकीर रजा साहब की जरूरत पेश आ गई है। मुझे लगता है जैसे बीजेपी ने उनको कांग्रेस में भेज दिया हो, इसलिए कि बटला हाउस एनकाउंटर इशू ही नहीं है, और जो इशू नहीं है, नॉन इशू को यूपी इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, इसलिए कि आपको अपनी हार दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के जो इश्यूज हैं उन पर आप बात नहीं करना चाहते हैं, और उनको अवॉइड करके आप तौकीर रजा साहब जैसे लोगों के बयानात को उठाकर इस बहस उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूं कि अरे सर सुनिए ना, मैं तो यूपी इलेक्शन में गई ही नहीं। क्यों आप बात नहीं करना चाहते? मैं तो अभी यूपी इलेक्शन में गई ही नहीं। मुझे तो इस बात को लेकर आपत्ति है कि आतंकियों को शहीद का दर्जा देकर हमारे वीरों का अपमान क्यों किया जाता है, जो वाकई में शहादत देते हैं, जो सरहद पर शहादत देते हैं। नहीं सर, मैं तस्लीम जी वापस आऊंगी आपके पास, विजय शंकर तिवारी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर राकेश जी के पास जा रही हूं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एक मिनट, तस्लीम जी आपने पूरी बात कह दी, तस्लीम जी आपने अपनी बात रख दी। अब राकेश त्रिपाठी जी, पहले तो वो यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आतंकवादी था। दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे की जरूरत क्या? देखिए, तौकीर रजा के इस बयान को छेड़ने के बाद कम से कम डॉक्टर तस्लीम रहमानी जैसे लोगों के चेहरे उजागर हो जाते हैं। कोर्ट बिलो का ऑर्डर है, वो किसी भी कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं किया गया है, और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अगर किसी कोर्ट का आदेश है और किसी अन्य न्यायालय द्वारा उसको खारिज नहीं किया गया है, तब तक वो आदेश माना जाएगा। और डॉक्टर तस्लीम रहमानी ये तथ्य जानने के बावजूद कि आरिफ खान को कुख्यात आतंकी मानते हुए न केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है, बल्कि 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से 10 लाख रुपए मोहन चंद शर्मा की परिजन को देने के लिए आदेश किया गया। और इस आदेश पर हाईकोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। इसका मतलब कि यह आदेश अभी समय अवस्थित है, बावजूद इसके डॉक्टर तस्लीम रहमानी उनको निर्दोष मानने की बात कर रहे हैं। ये मानसिक दिवालिया पर है। आपने बताइए क्यों नहीं हुआ? और डॉक्टर ये कोर्ट का आदेश भी 2 साल पुराना है, 2 साल पुराना आदेश अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? त्रिपाठी जी ये फरमाइए, के बयान से त्रिपाठी जी फरमाइए, 2 साल तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ये आरिफ के मामले में जो फैसला आया था, मुझे उसकी तारीख बता दीजिए, और तारीख बता दें, आप ही के जमाने में आया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन भी बताइए ना, अपने ट्विटर हैंडल से रीजन बताइए आप। ठीक है राकेश जी, आपने अपनी बात पूरी करी। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जानबूझ करके पोलराइजेशन करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तस्लीम रहमानी लगा रहे थे। सर सुनिए राकेश जी, यही आरोप तस्लीम रहमानी आप पर लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण में अब आपको ओवैसी जी की जरूरत नहीं रही। कहीं आप लोगों ने ही तो तौकीर रजा से ये बयान तो नहीं दिलवा दिया, उन्हें कांग्रेस में नहीं भिजवा दिया। बहरहाल मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन एक मिनट राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। अरे राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, विजय शंकर तिवारी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, मुझे एक राय उनकी लेने दीजिए। तस्लीम जी इंप्लीमेंटेशन ना होने का कारण क्या है, वजह क्या है? तस्लीम जी सुनिए ना, मैं आप ही के दिए हुए सवाल के साथ विजय शंकर तिवारी जी के पास जा रही हूं। अब पहले तो इस मुद्दे की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन चूंकि यह मुद्दा एकदम एन इलेक्शन के वक्त आ गया है, आरोप यह लग रहा है कि कहीं अब ओवैसी की जरूरत खत्म कर तौकीर रजा का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही। देखो, एक बात तो ध्यान में आ गई कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है, कभी शिवसेना को तुलना की जाती है सरदार पटेल के साथ, कभी आरएसएस को आईएसएस के साथ तुलना की जाती है, और तौकीर रजा का ही बयान आया है। तो सांप्रदायिक ये जो सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश जो की जाती है, वो कौन कर रहा है, ये आपके ध्यान में आ गया होगा। अब एक बात बहुत अहम है रहमानी साहब, आपको ध्यान में है क्या कि मई 2009 में ये पुलिस वालों का जो विषय है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी गया था, और जुलाई 2009 में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने कहा था कि पुलिस वाले इसमें दोषी नहीं है। ये ध्यान में, राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर बात हम मानते हैं और कुछ आयोग को, अरे मैं तुझसे और आगे बात कहती हूँ तिवारी जी, मैं तुझसे और आगे बात कहती हूँ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कदम नहीं उठाया, उस वक्त के गृह मंत्री जो रहे उन्होंने इस पर कहा, इसे फेक कतई नहीं कहा एनकाउंटर को। इतना ही नहीं, जब पी चिदम्बरम भी होम मिनिस्टर बने उस वक्त भी उन्होंने इस पर सवाल नहीं उठाया। मैं आरती तिवारी जी आपके पास ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान है, आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने की बात कही जाती है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लौट रहे हैं, मुकाबला जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है, फायरिंग दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। ये सच है कि आपके फादर नहीं चाहते थे आप एक्ट्रेस बने, उनकी जो कंपनी थी बॉटल्स के कैप बनाने वाली, ढक्कन जी जी जी, और वो चाहते थे कि मैं ऑब्वियसली बिजनेस वुमन बनूं, क्योंकि हम 2 ही बहनें हैं, और अगर मैं बिजनेस वुमन बनती तो बहुत नुकसान होता हमारी बिजनेस का। भगवान नहीं चाहते थे, आप चाहती थी यूपी बिहार लूटना। उनको लगा कि मैं बस एक पिक्चर में आके चली जाऊंगी, लेकिन वो करियर बन गया मेरा। मैं सोचती हूँ कि अगर वो ऑफर नहीं आया होता तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करती अपनी जिंदगी के साथ, क्योंकि मैं एक्टिंग के अलावा तो और कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन जिन ऑडियंसेस ने आपको आपकी फिल्मों के लिए प्यार किया,
उन्हीं ऑडियंसेस के लिए आपने ये कह दिया कि अब मेरे पास टाइम नहीं है हिंदी फिल्में करने के लिए। किसने बोला ये? पिछले 5 साल में अब 8.25 फिल्में की आपने। हाँ तो ये तो 8 फिल्में और आइटम सॉन्ग। हाँ मैंने काम इसीलिए कम किया है क्योंकि मेरे पास जो चॉइसेस आती हैं वो बहुत आइटम वाली आती हैं। हाँ नॉट एग्जैक्टली। धड़कन के बाद मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अलग रोल्स करूं। मैंने एक्शन रोल्स भी किए, मैंने रोमांटिक रोल्स भी किए, एक आर्ट फिल्म भी की, फिर मिलेंगे। मैंने मेट्रो जैसी फिल्म की, लेकिन एफर्ट जस्ट गोज अनसीन इफ द फिल्म डजंट डू वेल। शिल्पा जी, बिग ब्रदर की बात करें, इस शो ने आपको सुपरस्टार बना दिया, आपका नाम पूरी दुनिया में हुआ। इंग्लैंड में कम से कम हर घर में लोग जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी कौन है। ये बुरी बात है ये, लेकिन ये सच है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस शो में आपको बार बार अपमानित होना पड़ा, रोना पड़ा। ऑनेस्टली मैंने उन चीजों को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं कब मुझे लोग एविक्ट कर दें इस घर से, और मैं एविक्ट ही नहीं हो रही और थी। इस सबके साथ साथ आपको काफी पैसा भी मिला। हाँ, उसके मुझे पैसे मिले एंड ऑनेस्टली मुझे लगा कि मुझे तीन हफ्ते तक टिकना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तीन हफ्ते तक टिकी ही नहीं। मैं उस शो को विन करके भी आ गई। बट आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई डिग्निटी फॉर मनी, नेवर इन माई लाइफ। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें लोगों को लगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया पब्लिसिटी के लिए, नाम कमाने के लिए, वो था रिचर्ड गेयर का केस। किस मुझे रिचर्ड जी ने किया, मुझे तो पता भी नहीं था ये वो मुझे किस करने वाले थे। और उन्होंने मतलब ऐसा क्या कर दिया है कि मतलब उन्होंने क्या किया, मैं उनका आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर ने कहा कि वो शिल्पा शेट्टी की खूबसूरती को देखकर बहक गए थे और इसलिए उन्होंने ये किस करने की गुस्ताखी की, और उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए खेद है, रिग्रेट। अगली तारीख कब है? मीडिया वाले जो बार बार लूप करते हैं, एक्चुअली शॉट एक ही था, मेरी बेंट में नहीं किस्ट में, लेकिन उसी शॉट को कुछ 25 बार दिखाया और कुछ 25 किसेस। जब आपकी जिंदगी में कोई आ आया तो रौनक आ गई। रियलिटी शो, रिचर्ड गियर, रौनक नहीं आई सर उधर। राज कुंद्रा और अब राजस्थान रॉयल। हाँ, और रजत शर्मा। अच्छा स्माइल भी करते रजत जी, पहली बार आपकी अदालत 29 years of glory। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ, हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉग इन कर रजिस्टर करें और बनिए हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानते हैं। तूफानी रफ्तार, तेवर तेज तर्रार, जिद्दी इरादे, पैनी नजर। यूपी की लफ्ज़ कटोर में आ रही हूं मैं, सिर्फ इंडिया टीवी पर। सजा है रण, जीत का है प्रण, सत्ता की बिसात पर जंग का है ऐलान। कौन जीतेगा महासंग्राम, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं। तो मुकाबला में चर्चा हो रही है तौकीर रजा के एक बयान पर, जिन्होंने कह दिया कि बटला हाउस एनकाउंटर में जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं बल्कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और सवाल यह उठ रहा है कि चुनावी माहौल में इस तरीके के बयान की आवश्यकता क्या थी। अब देखिए तस्लीम रहमानी जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक बात बोली। उन्होंने कहा कि आपको तो यह शक है कि तौकीर रजा को भी कांग्रेस में भिजवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। मतलब कमाल की बात है, वहां पर प्रियंका गांधी से वो मुलाकात करें, बयान उनके दफ्तर में बैठकर दें और आरोप लगाएं आप बीजेपी पर कि बयान दिलवाने का काम बीजेपी ने कर लिया। नहीं, क्योंकि ये इस तरीके के बयानात हैं। देखिए कल जो तकरीर की बात थी वो तो 7 जनवरी की थी। 7 जनवरी की तकरीर को 18 तारीख को बीजेपी ने उठाया। फिर कल उन्होंने ये जो बटला हाउस का मुद्दा उठा दिया जिसकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं थी। ये मुद्दे किसे सूट करते हैं? ये कांग्रेस को तो सूट नहीं करते, ये मुद्दे तो बीजेपी को सूट कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस को पता ही नहीं कि तौकीर रजा ने इस तरीके के टीवी से बयान दे दिया था। चाहिए। मैं तो इस बयान की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करता, गैर जरूरी समझता हूं और बेवक्त का समझता हूं। मैंने कहा और क्योंकि इससे जो असल मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं वो मुद्दे पीछे रह जाएंगे और ध्रुवीकरण के जो पोलराइजेशन के मुद्दे उनको ताकत मिलेगी। नहीं, मतलब आप ये तस्लीम कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इतनी राजनीतिक समझ ही नहीं है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो मुझे हैरत है कि कांग्रेस इन बयानात को कैसे कबूल कर रही है। ठीक है, मैं तो इसलिए हैरान हूं कि आज कांग्रेस पार्टी इस बात का खंडन क्यों नहीं करती। राकेश जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। राकेश, मेरा भी सवाल यही था, मेरा भी सवाल यही है। तौकीर रजा की इस बात से इत्तेफाकी जताते हुए कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता आपके साथ इस पैनल डिस्कशन में क्यों नहीं आया है? इसलिए
क्योंकि वो इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो इससे भाग रहे हैं और ये मौन उनका समर्थन है कि तौकीर रजा जो कुछ भी कह रहे हैं ये कहकर के हम उत्तर प्रदेश में चुनावी में थोड़ी सुर्खियां बटोर लेंगे, एक वोट बैंक को अपने पक्ष में पाले में कर लेंगे, हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति है। लेकिन डॉक्टर तस्लीम रहमानी को कांग्रेस पार्टी का ये धूर्तता दिखाई नहीं पड़ती है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक धूर्तता है। वो जानबूझ करके सिक्का उछाल करके और उसके बाद प्रयास करके जनता के बीच में किसी ध्रुवीकरण की जनता को खारिज करेगी। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व होने की स्थिति है। आज एक सांसद के पास कांग्रेस स्टेक होल्डर नहीं है यूपी में, और ना मुसलमानों का वोट कोई बड़ी तादाद में कांग्रेस में जा भी नहीं रहा है, तो कांग्रेस को ध्रुवीकरण का फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन देखो, लेकिन राकेश जी सुनिए ना राकेश जी, बीजेपी को फायदा होगा। तस्लीम जी कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान गैर जरूरी हैं, कुछ भी कांग्रेस पार्टी का स्टेक पर तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, वैसे में ना 3 में ना 13 में, इस तरीके के बयान दिलवाकर वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? इसलिए मुझे तो और हैरानी हो रही है कि खंडन क्यों नहीं आया अभी तक। मैं आऊंगी राकेश जी सवाल के साथ आपके पास, लेकिन विजय शंकर जी अपने ही पांव पर कांग्रेस पार्टी क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? ना खंडन कर रही है, ना तौकीर रजा को अपने से दूर कर रही है, क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है? देखो, पहली कुल्हाड़ी तो उन्होंने मार ली थी जब वो सोनिया जी रात रोज की। अब एक बात समझ नहीं आती, मोहित चंद शर्मा अपनी टीम के साथ बाटला होता गुली डंडा खेलने वाले लोगों को गिरफ्तार करने गई थी क्या? और यहाँ वहां पर जो गोलियां निकल रही थी आतंकियों के बंदूकों से, वो क्या गुली डंडा खेलने वाले डंडे से निकल रही थी क्या? ये कितना हास्यास्पद विषय है कि आतंकियों को बार बार शहीद की बात करना, उनको बच्चा कहना। फिर आकर हमें ये समझ में आता है रहमानी साहब कि इन आतंकी को बढ़ावा कौन दे रहा है? जब आतंकियों को शहीद बताने की एक कोशिश देश में की जाती है तो शहीद आपको कौन बढ़ावा दे रहा है? तो ये जो आतंकी है, इनके पीछे कहीं ना कहीं आप जैसे लोग खड़े होते हैं जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। और 185 लोगों की हत्या का दोषी आरिस खान को गिरफ्तार करने 8 मार्च 2008 को मोहित चंद शर्मा की टीम गई थी। ये बात अपने ध्यान में नहीं आती है। आपकी ऑडियो में थोड़ी सी ठीक करवा देती हूँ, फिर वापस आपके पास आऊंगी। तस्लीम जी, वो तो सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों का मोरल बूस्ट करने का काम आप लोग करते हैं। 20,000 लोग जो कत्ल के मुलजिम थे, सितंबर 2017 में योगी जी ने अपने मुकदमों समेत ये 20,000 लोगों के जो मुकदमे वापस लिए थे, उसके लिए कोई आप किसी को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? कि अदालत के प्रोसेस से ही उनको हटा के और सरकार ने फैसला लेके 20,000 लोगों को जो कत्ल के मुलजिम थे उनके मुकदमे वापस लिए, आप इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे? योगी जी के ऊपर मुकदमा था कत्ल का, झूठ का, आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या क्वालिफिकेशन थी? आपने सवाल खड़े किए योगी जी, तस्लीम जी आपने सवाल खड़े किए, वो तो हिंदू महासभा ही है, इसके बावजूद आपने योगी को आपने बनाया, वो चुनाव में चेहरा नहीं थे। तस्लीम जी आपने सवाल खड़े किया, जवाब भी ले लेते हैं। क्वालिफिकेशन के तहत आपने योगी को ये डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी अपने नाम में डॉक्टर लिखते हैं, खामखा के डॉक्टर हैं, इनको कानून की भी कोई जानकारी नहीं है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। अरे भाई 302 का मुकदमा कोई भी राज्य सरकार जानकारी रखता हूं, कानून की क्यों रखूंगा? इसकी एक बकायदा प्रस्तुति है, वकील नहीं हूं भाई, नहीं है। आप कह रहे डॉक्टर, आपको तो मालूम होना चाहिए डॉक्टर वकील में फर्क होता है। आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे के मामले में आप दोनों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, सुनिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। राकेश जी, तस्लीम जी, एक मिनट, राकेश जी, तस्लीम जी, हम इस तरीके से चलाएंगे, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा, दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तस्लीम जी सुनिए ना, न्यूज़ का आपको मालूम सुनिए ना। तस्लीम जी आपने सवाल पूछा, उसका अनइंटरप्टेड दूसरा जवाब भी सुन ले, अनइंटरप्टेड जवाब भी सुन ले राकेश जी, अनइंटरप्टेड बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के। जी देखिए, मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी के सवालों को सुनता हूं और ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि इनका जवाब दूं। देखिए, कोई पहली बात तो जानकारी नहीं है, मैं जानकारी अपडेट करा दूं। उत्तर प्रदेश में 20,000 लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं, पहली बात। 302 के मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात कि कानून के दायरे में ही कोर्ट की परमिशन से ही मुकदमे वापस लिए जाते हैं, प्रक्रिया का पालन करते हुए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में तमाम सारे ऐसे लोगों पर जो पीड़ित थे उन पर ही मुकदमे दर्ज कर देने का काम किया गया था। और यही कारण था कि महीनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहा था। कई जिलों में दंगा फैल गया था, इसलिए क्योंकि पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी और जो आरोपी थे उनको सरकारी विमान में बैठा करके अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री निवास में चाय पिला रहे थे। इस बात का आक्रोश जनता के बीच में था और इसीलिए दंगा लगातार फैलता रहा। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कार्यकाल में चोरी एक भी दंगा हुआ है, इसका कारण यही है कि हमने आरोपियों की तुरंत गर्दन दबोचने का काम किया है। किसी भी प्रकार की किसी ने कार्रवाई की है और इसी कारण से सुख शांति है, कारण उनका राज्य स्थापित हुआ है। जवाब ले लेते तस्लीम जी। अब मुझे जवाब देने दीजिए। पहली चीज, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी था 302 का, उनके खिलाफ लूट का मुकदमा भी था, आतिशबाजी का भी था, रॉयटिंग का भी था, 12 मुकदमे थे। एक जमाना जानता है त्रिपाठी जी के सिवा, और उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमा वापस लिया बगैर किसी कोर्ट की परमिशन लिए। और जिस तरीके से अपने खिलाफ वापस लिया, इसी तरह रिकॉर्ड पे मौजूद है। 20,000 मुजरिमों के खिलाफ वापस लिया, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। मुजफ्फरनगर का आपने खुद मान लिया, 73 आरोपियों के खिलाफ उन्होंने, जो कातिल थे जिन्होंने राइट भड़काया था, वो आरोपी थे। ये कैसे तय हो गया आरोपी थे या नहीं थे जब मुकदमे वापस ले लिए गए? तो सारे गुंडों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए। दूसरी बात, आपने राइट्स की कही, नेशनल क्राइम रिपोर्टर के आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, 2017 से 2020 के बीच 24,000 कम्युनल राइट उत्तर प्रदेश में हुए योगी जी के बारे में। एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, उठा के देखिए। राजनीति करते हैं, थोड़ा सा भी कीजिए, अखबार भी पढ़ा कीजिए, और कुछ पढ़े तो अखबार पढ़ लीजिए। तो राकेश त्रिपाठी जी, तस्लीम रहमानी जी और विजय शंकर तिवारी जी हमारे पास देख रहे मुकाबला में बहस का समय इतना ही था। बस जाते जाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि चाहे वो कोई भी दल हो, जहां पर बात राष्ट्र की सुरक्षा की आ जाती है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की आ जाती है, तो कम से कम वहां पर हिंदू मुसलमान के चश्मे से आतंकी को ना देखा जाए, तो ये पूरे देश के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इंडिया टीवी को समय देने के लिए, मुकाबला में जुड़ने के लिए। बीजेपी
बीजेपी की अपना दल निषाद पार्टी से गठबंधन पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में फिर 300 पार का नया नारा दे दिया। तो बड़ा सवाल यह है कि इस बार कौन जाएगा 300 पार। अब देखिए कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ। शुक्रिया मीनाक्षी। और कुरुक्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। बीजेपी की अपना दल निषाद पार्टी से गठबंधन पर मुहर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान, बोले यूपी में एनडीए 403 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। गठबंधन के बाद बीजेपी का नया नारा, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार 300 पार। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला, बोले यूपी में माफिया को लाने के लिए सपा ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट दिया। पिछले 5 साल में दंगाई और गुंडे यूपी छोड़कर भागे। योगी बोले पहले परिवारवादी और वंशवादी लोग शोषण किया करते थे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, नेताजी ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। अपर्णा ने साफ कहा, नेताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बीजेपी की नीतियों का शुरू से मुझ पर असर रहा। बाटला हाउस एनकाउंटर पर मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को बताया शहीद। बीजेपी का हमला, तौकीर रजा और सोनिया गांधी की सोच एक जैसी। नमस्कार, अब शुरू हो रहा है कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, स्वागत है आपका। यूपी की चुनावी राजनीति में बीजेपी आज फुल एक्शन मोड में है। दिल्ली के हेडक्वार्टर में आज पहले मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई और उनके उसके बाद यूपी चुनाव के लिए बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के बीच गठबंधन पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारा दिया, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार। अपना दल यानी कुर्मी पटेल वोट बैंक पर मजबूत पकड़। निषाद पार्टी जो यूपी की 5% निषाद वोट बैंक की अगुवाई करती है, इनके साथ बीजेपी का गठबंधन तय हो गया है। 300 सीटों को पार करने का दावा कर रही है बीजेपी। इस गठबंधन से चुनाव के 80-20 वाले फॉर्मूले का ग्राउंड तैयार हो गया है। इसके साथ ही बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दंगे के आरोपियों को टिकट देने के मामले पर आज पूरे अटैक मोड में है। कुरुक्षेत्र में आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह नया हमला सुनिए। 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को, सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में, लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई है। बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन पर अपने सीटों के मामले में भले ना बता रही हो, लेकिन कम से कम यह ऐलान हो गया कि गठबंधन है। यह गठबंधन यूपी में एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगा, इसके संकेत इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में मिले भी थे। हमारे ओपिनियन पोल ने क्या बताया था, एक बार आपको हम फिर बताना चाहते हैं। कुर्मी समाज के 56% बीजेपी को वोट जा सकते हैं, 33% समाजवादी पार्टी को, 1% बसपा को, 6% कांग्रेस को, 4% अन्य के साथ है। यूपी में अगर निषाद वोट की बात करें तो 61% निषाद वोट बीजेपी के पास जाता दिखता है, 24% समाजवादी पार्टी के पास, 6% बसपा के पास, 7% कांग्रेस और 2% अन्य के पास जा सकता है। यानी कुर्मी समाज का 56% वोट बैंक और 61% निषाद वोट बैंक का बीजेपी के साथ आना जाहिर तौर पर उनको फायदा पहुंचा रहा है। इसलिए इस अलायंस में भले बीजेपी के पास आप अगर तुलना करें कि समाजवादी पार्टी के साथ कितने नेता, कितने दल हैं, तो बीजेपी के पास शायद अलायंस पार्टनर कम जरूर हो, लेकिन जितने हैं ये पिछले चुनावों में साबित हो चुका है, ये इफेक्टिव हैं और ये अपने वोट बैंक को डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए आपने आज देखा, उस तस्वीर पर गौर कीजिए, जब इस अलायंस का ऐलान हो रहा था तो वहां पर बीजेपी की सारी टॉप लीडरशिप बैठी थी, समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग वहां मौजूद थे। वो जानते हैं कि इस अलायंस की अहमियत क्या है और बीजेपी को यकीन है कि इन दो साथियों के साथ वो एक बार फिर अपनी सरकार बना सकती है। भले ही 300 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हमारे एग्जिट पोल में उस हद तक बीजेपी कामयाबी हासिल कर पाएगी इस पर शक है, लेकिन पार्टी ने आज ये नारा दिया है कि यूपी में फिर एक बार 300 के पार। जेपी नड्डा ने खुद इस बात को ट्वीट भी किया। तो अब ये बात देखने वाली होगी कि इस अलायंस के जरिए कैसे बीजेपी समाजवादी पार्टी के अलायंस को मात देती है। एक चीज आपने और गौर की होगी कि खबरों में ही नहीं बल्कि जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सर्वे करने वाले लोग भी गए, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, मुकाबला केवल और केवल समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, इसके बीच ही दिखाई दे रहा, बाकी दल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और छोटे छोटे समाजों का, जाति वर्गों का बंटवारा भी जो वोट का है, वो भी मोटे तौर पर इन्हीं दोनों खेमों के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं और वो नारा दे रहे हैं कि हमें 400 वोट आएगी। खैर ये एक अतिशयोक्ति है जो हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से करता है। चुनाव से पहले 403 में से 400 का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो उस पर गंभीरता से कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी वोटर की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमने तफसील से आपको पिछले 2 रोज में यह भी बताया था कि ये वोटर वर्ग जो है जाति समूह का, ये किसके साथ जा सकता है। सवर्ण जातियां 18% है, यादव 10% है। अब ये सवर्ण जातियों पर सीधी नजर होती है बीजेपी की, यादव वोट पर नजर होती है समाजवादी पार्टी की। और हमने आपको बताया था कि इस बार जो अगला वोट है वो मोटे तौर पर लगभग 65% के करीब